हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम जानते हैं अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने सीख लिया है अब तक बोहर कॉन्सेप्ट में कि वन बाय जो लेमदा की वैल्यू है, जिसको हम रिट्ज कम्बिनेशन लॉ भी बोलते हैं, वो है रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वेयर। अब आप दोनों साइड्स को सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? CRH इंटू द रेस्ट ऑफ द फार्मूला। अब जो अगर आप सी की वैल्यू है 3.0 10⁻⁸ और RH की वैल्यू है 1.0677 10⁻7 मीटर इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द वैल्यू यू आर एबल टू गेट। ई की वैल्यू क्या है? आइदर एच न्यू और एच सी बाई लेमदा। तो आपके पास 1/λ की वैल्यू क्या है? ये 1/λ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आपके पास आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी और करंट एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बोहर थ्योरी से निकाला हुआ है। टोटल एनर्जी की वैल्यू आपने निकाली हुई है, श्योर अबाउट दैट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके अलावा और आपने क्या देखा है? आपने और पढ़ा था जो रेडियस है वो है 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। क्लियर आपकी बात? और जो MVR है वो इक्वल टू NH/2π है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी आपने जानी हुई हैं। क्लियर? हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से चेक कीजिए। रेडियस की वैल्यू है 0.529 n² z एंगस्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर, ये एंगुलर मोमेंटम है NH/2π। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसके अलावा वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितने आ गई आपके पास? NH/2π mr के इक्वल आ गई। ठीक है नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये आपके पास वेलोसिटी है। तो दोबारा से चेक कीजिए, ये 1/λ का वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। ये सब के सब किसने दिए हैं? ये सब के सब बोहर्स कॉन्सेप्ट से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बोहर्स कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? श्योर अबाउट दैट? तो ये सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। उसके अलावा रेडियस भी आपको मालूम पड़ गई है। अब वेलोसिटी की वैल्यू है NH/2πr। ठीक है, वैसे जो आपको पता है आर की वैल्यू जो है वो क्या थी? वो थी n² h² / 4πm kZe²। देखिए, अब हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसमें क्या आएगा? जो MVR है वो है NH/2π के इक्वल। ठीक है ना? तो वेलोसिटी वैल्यू कितनी आ गई? NH/2π mr। आर की वैल्यू आपको पता ही है, 429 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना? मीटर की जगह नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया, मीटर आएगा पीछे। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई आपके पास n इंटू 6.626 इंटू 34 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटू आर की जगह 0.529 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय। तो ये सब अब वैल्यू पुट जब कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.19 या 18 10⁻6 z/n। दोबारा देख लीजिए, 2.18 10⁻6। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई? z/n के। इसमें क्या हुआ? इफ z इंक्रीजेज वेलोसिटी इंक्रीजेज, इफ n इंक्रीजेज वेलोसिटी डिक्रीजेज। ठीक है बेटे, चेक कर लीजिए।
इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ये आपने अच्छे ढंग से रट्टे मार लेनी है। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है। तो सबको मालूम है जो टाइम है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ वेलोसिटी है इस केस में, डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस 2 पाई r, स्पीड की वैल्यू कितनी है? तो अभी हमने निकाली है 2.18 10 पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने नहीं वेलोसिटी लिखी तो आप मीटर पर सेकेंड पीछे लिख सकते हैं। क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? कहेंगे आप मीटर पर सेकेंड। श्योर अबाउट दैट? तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया आंसर। तो अब दोबारा से जब आप हर जगह पे आप दोबारा से वही वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.53 इंटू 10 पावर -16 n क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। क्या आएगा बेटे? n क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। ये हमारे पास टाइम है। इसमें क्या हुआ, जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? n क्यूब बाय जेड स्क्वेयर के। श्योर अबाउट दैट और नॉट? ये हमारे पास आपको बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आंसर है वेरी मच श्योर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय, जब z स्क्वेयर आ गया आपके पास, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इफ n increases time period increases, if z increases time period decreases। ठीक है बेटा कि नहीं? श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। नेक्स्ट जो आएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन घूम लेता है न्यूक्लियस के आसपास चारों तरफ। क्लियर है? तो ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, जो नंबर ऑफ, ये 1/टाइम है, 1/टाइम है। तो टाइम कितना है? 1.53 10 पावर -16 n क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। यस और नो? ये जो आंसर है किसमें है? सेकंड में आंसर है। किसमें है? सेकंड में आंसर है। श्योर अबाउट दैट? तो ये आंसर किसमें हो जाएगा? सेकंड इनवर्स में हो जाएगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी की बात होगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 6.53 10 पावर 15 जेड स्क्वेयर बाय n क्यूब सेकेंड इनवर्स। ये आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो आप दोबारा समझ लीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू ये है 2.18 10 पावर 6 जेड बाय n। तो ये आप याद रखिए, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड बाय n। फिर आप चेक करेंगे क्या? टाइम की जो प्रोपोर्शनल है n क्यूब बाय जेड स्क्वेयर, तो 1.53 10 पावर -16। और फिर है आपके पास क्या? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज जेड स्क्वेयर बाय n क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो 6.53। तो जो प्रोपोर्शनलिटी है उसके साइन को आपने मेनली याद रखना है यहाँ पे। ठीक है? श्योर अबाउट दैट? तो हमारे पास क्लियर हो गया। यहाँ पे जो r है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर बाय z है, एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर है, वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू z बाय n है, टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल टू आपके पास
एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर है, फ्रिक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब। तो ये जो पॉइंट है आपको अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। श्योर अबाउट दैट ना? तो आंसर है वेरी मच श्योर। जैसे जैसे आप एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय 2 ऑफ आर, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, के जेड ई स्क्वेयर बाय 2 आर। तो पोटेंशियल एनर्जी रेशियो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आंसर आएगा -1/2, सब कुछ कट जाएगा -1/2। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? तो आंसर है 1/1, सॉरी 1 आपका ये 2/1। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्योंकि जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, चेक कीजिए कैसे किए यहाँ पे मैंने। कि यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर, के जेड ई स्क्वेयर और 1/2 ही आएगा प्लस में। ठीक है जी, अब इसको निकाल दीजिए 1/2। इसमें सॉरी इसमें माइनस ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2:1। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है ये बात आपको? ऐसे ही यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो भी आएगी -2:1, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है। क्लियर नहीं क्लियर? आर यू श्योर? तो ये एनर्जी की वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, और ये करंट की वैल्यू है, और ये आर किसके प्रोपोर्शनल है, ई किसके प्रोपोर्शनल है, ई हियर यहाँ स्टैंडर्ड टोटल एनर्जी की। ठीक है, क्लियर बेटे? वेरी मच क्लियर। ये चेक कर लिए ध्यान से आप लोग। अब देखिए जो ई की वैल्यू है वो है -13.6 जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और पर आयन। ठीक है ना? तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.6 1/n1 स्क्वेयर बाय n2 का स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, दैट इज़ द चेंज इन एनर्जी लेवल। श्योर अबाउट दैट और नो? क्लियर आपकी बात? तो इसमें आपको क्या बात समझनी है, तो अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक एटम में है, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ एक्साइट हो गया। ठीक है, कि जो n1 है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मिनिमम एनर्जी होगी ना, मिनिमम एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n1 को 1 कर दूं और n2 को 2 कर दूं तो ये मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम है इलेक्ट्रॉन का। जैसे एक बच्चे का फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में प्रमोट होना क्या है, मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन का सक्सेसफुलनेस है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, मिनिमम कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 जा सकता है, 5 जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से 7th ऑर्बिट जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से 8th ऑर्बिट जा सकता है, 5th जा सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, 1 से 2 जाना। ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी चाहिए कम से कम, तो आप चेक करेंगे यहाँ से, तो आंसर आएगा 13.6 n1 की जगह 1 का स्क्वायर
N2 की जगह 2 का स्क्वायर, और अगर हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है Z1। क्लियर आपको याद? तो ये हो गया 13.6, 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया 13.6 इंटू 3/4, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 10.1999 वोल्ट्स भी देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देंगे, तब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल पर नहीं जाएगा। श्योर अबाउट दैट? इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल, और जिसको आप एनर्जी बोलते हो, रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 10.199 भी लगाएं तब भी क्या होगा? नो एक्साइटेशन। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, नो एक्साइटेशन। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, नो एक्साइटेशन। यू गेट द पॉइंट और नो? कोई जंप ओवर नहीं होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन N1 1 से N2 पर नहीं जाएगा। दैट इज द लीस्ट अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है जी? तो सेकंड एनर्जी लेवल कितना है यहाँ पे? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। तो डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा? वो 3.4 के आसपास आ जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? समझ आ गया बेटे आपको? वेरी मच श्योर। देखिए, हम लोग जानते हैं 1 वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जो फार्मूलेस हैं कैसे निकाले गए हैं। ऑलरेडी हम इस पर डेरिवेशन कर चुके हैं, तो ये फार्मूले आपको तो याद होने चाहिए, ठीक है ना? तो अब हम चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए N1 की वैल्यू 1 है तो हमेशा आपके पास लेमन सीरीज आएगी, जो कि यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है? तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी लेवल से मान लीजिए आपके पास कहाँ से आता है, किसी भी लेवल से जंप करके 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1. In each and every case आपको अल्ट्रावायलेट लाइट मिलेगी, बट उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगर N5 टू N1 कर रहा है तब भी अल्ट्रावायलेट है, N4 टू N1 कर रहा है तब भी अल्ट्रावायलेट है, N3 टू N1 कर रहा है तब भी अल्ट्रावायलेट है, N2 टू N1 कर रहा है तब भी अल्ट्रावायलेट है। क्लियर नहीं क्लियर? तो 5th लेवल से फर्स्ट लेवल, 4th लेवल से फर्स्ट लेवल, 3rd लेवल से फर्स्ट लेवल, 2nd लेवल से फर्स्ट लेवल, हर एक केस में आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही मिलने वाला है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी का। तो वो डिफरेंस क्या है? वो ये है कि अगर N1 इक्वल टू 1 है, लेमन है, तो N2 की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक पॉसिबल है यहाँ पे। तो अगर जो सेकंड लेवल है, जो N2 है आपके पास, ये होगा बीटा इमिशन ऑफ लेमन। क्लियर नहीं क्लियर? फिर अगर N2 की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा? ये गामा इमिशन ऑफ लेमन। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस तरह होगा ये अल्फा। अगर
एन टू इन्फिनिटी है तो बोलेंगे लिमिटिंग लाइन। क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग लाइन ऑफ इमिशन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग लाइन ऑफ इमिशन। तो जिस केस में डेल्टा एन क्या होगा? एन टू माइनस एन वन। जिस केस में डेल्टा एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्या होगी बेटे? जिस केस में डेल्टा एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर क्या होगा? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। और वेवलेंथ क्या होगा वहाँ पे? मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर n1 इक्वल टू 1 है तो हमेशा क्या है? हमेशा लेमन सीरीज है। हमेशा क्या है आपके पास? लेमन सीरीज ही है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आएगा तो आप बोलेंगे सर अल्फा एमिशन ऑफ लेमन। n3 से इलेक्ट्रॉन जंप करके n1 आएगा तो क्या बोलेंगे आप? बीटा एमिशन ऑफ लेमन। है तो लेमन का ही, लेकिन उसका ये नाम है एक्चुअली। फिर डेल्टा एन मैक्सिमम कब होगा? मतलब जिसमें डेल्टा एन मैक्सिमम होगा, जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा? हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम डेल्टा एन मैक्सिमम पे होगी और लैम्डा मिनिमम पे होगी। यस और नो? इसको एक और एग्जाम्पल से मिलेंगे कि अगर n2 इन्फिनिटी है और n1 1 है, ठीक है, तो उस हर एक केस में, इन एवरी केस, जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस केस में? मैक्सिमम होगी। और वेवलेंथ क्या होगी उसमें? मिनिमम होगी। और जब n2 क्या है? जब n2 है n1 प्लस 1, मतलब कि 2 होगा इस केस में, और n1 तो 1 है, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा ई मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, लेमन सीरीज के लिए। यस और आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको ये बात? जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे भाई इलेक्ट्रॉन ने जंप किया 5th लेवल से फर्स्ट लेवल पर, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया 7th लेवल टू फर्स्ट लेवल, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया टू फर्स्ट लेवल। तो ये ए लाइन्स हैं, ये बी लाइन है, ये सी लाइन है। तो बताइए क्या होगा? तो क्योंकि आप इसमें सब में डेल्टा एन, आप बोलेंगे सर इसमें सब में डेल्टा एन लिख लीजिए। इसमें 5 और 1 कितना डेल्टा एन आ गया? 4। 7 1 डेल्टा एन कितना आ गया? 6। 2 1 डेल्टा एन कितना आ गया? 1। तो डेल्टा एन मैक्सिमम किस में है? ये। तो डेल्टा एन यहाँ मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। इस केस में क्या होगा? एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। और जिसमें डेल्टा एन क्या होगा? मिनिमम होगा, उस केस में क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? तो आंसर है मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो भी मिनिमम। वेवलेंथ क्या होगी? तो आंसर है मैक्सिमम। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? दैट इज टू इजी। ऐसे ही आप अगर n1 की वैल्यू 2 है, अगर एनर्जी तो क्या होगी? तो आंसर है बाल्मर सीरीज। तो अगर n1 2 है तो बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज कौन सी है? विजिबल है। कौन सी सीरीज है बेटे? विजिबल है। तो n2 के लिए क्या पॉसिबल है? 3 4 5 6 ऐसे ऑनवर्ड पॉसिबल। तो यहाँ भी सेम टू सेम है। इलेक्ट्रॉन जंप करके 7th लेवल टू फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल आएगा। मान लीजिए 5th लेवल से सेकेंड लेवल आएगा। सेम टू सेम यहाँ होगा। ठीक है, मान लीजिए इन्फिनिटी टू
2 आ रहा है। तो जो आप सोचते हो वही यहाँ पर होगा कि जैसा मर्जी सोच लीजिए आप। यू कैन थिंक ऑफ एनी ट्रांजिशन। तो जो कुछ आपने अपना सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। क्लियर? बस फ़र्क क्या है, बस लाइन यहाँ विजिबल है, लाइन यहाँ पर क्या है, विजिबल है। क्लियर है ना? तो बाल्मर सीरीज में क्या होगा, अब याद रखिए डेल्टा एन जिस केस में मैक्सिमम है, डेल्टा एन जिस केस में मैक्सिमम है, इसमें शर्त ये है n1 सभी केसेस का सेम होना चाहिए। ठीक है? क्लियर नहीं? अगर n1 डिफरेंट है फिर आंसर डिफरेंट आएगा। तो जिस केस में डेल्टा एन मैक्सिमम है, जिस केस में डेल्टा एन क्या है, मैक्सिमम है, वहाँ पर क्या होगा, ये जो एप्लीकेबिलिटी है लेमन के अंदर भी है। तो डेल्टा एन मैक्सिमम है तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर सेम हो जाएगी। तो n1 सेम है 2 2 2। तो यहाँ पर चेक कीजिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आंसर है 5। यहाँ कितनी आ रही है, तो आंसर है 3। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है क्योंकि इन्फिनिटी से ही तो मैक्सिमम है। ठीक है? यहाँ तो आंसर ही क्या आएगा, इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा बेटे आपके पास, डेल्टा एन मैक्सिमम होगा। और जिस केस में डेल्टा एन मैक्सिमम है उसी केस में क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम है, लैम्डा मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। क्लियर है? क्लियर? ये छोटे पॉइंट हैं जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं, कभी भी नहीं भूलने एज ए स्टूडेंट। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे कोई बोले अल्फ़ा इमिशन क्या है, अल्फ़ा इमिशन ऑफ बाल्मर, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है n1 + 1 दैट इज 3। कोई आपसे पूछे बीटा इमिशन ऑफ बाल्मर, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपके पास देखिए n1 तो 2 है क्योंकि बाल्मर लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा हुआ है, बाल्मर लिखा हुआ है। तो बाल्मर में तो फिक्स हो गया कि n1 2 है। तो बीटा इमिशन में क्या होगा, हो जाएगा n1 + 2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 2 + 2 4। तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 4। कितनी आएंगे यहाँ पर, 4 आ गई। क्लियर है आपको? लिमिटिंग लाइन किस में होगी, लिमिटिंग लाइन होगी यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी, जिस केस में n2 क्या होता है, n2 इन्फिनिटी होता है। क्लियर नहीं? क्लियर आपको? श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? आंसर है वेरी मच श्योर। क्लियर है बेटा आपको ये बात? नॉट सेम, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें n1 सेम होगा उस केस में डेल्टा n ही सब कुछ करेगा। तो जिस केस में डेल्टा मैक्सिमम होगा वहीं ई मैक्सिमम होगा, वहीं फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और वहीं पर वेवलेंथ मिनिमम होगा। लेकिन अगर n1 सेम नहीं है तो जिस केस में n1 की वैल्यू लीस्ट है, n1 की वैल्यू क्या है, लीस्ट है, डेल्टा n डज नॉट मैटर, इस केस में मैटर नहीं करता। जिस केस में n1 लीस्ट है, ठीक है, दैट केस, वो केस क्या होगा, वही केस क्या है, मैक्सिमम एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का और वेवलेंथ मिनिमम का। ठीक है ना? क्लियर नहीं? क्लियर आपको मेरी बात? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जंप है 5 to 2, n7 to n2, n8 to n2, n2 to n1,
अब देखिए, अब ये बाल्मर है क्योंकि N12 है, ये भी बाल्मर है क्योंकि N12 है, ये भी बाल्मर है लेकिन ये लेमन है। तो ये D लाइन है, ये C है, ये B है और ये A है। तो अब आपने जो A B C है, क्योंकि इसमें N1 सेम है, N1 सेम है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 11 में क्या है, N1 लीस्ट है, क्या है N1 यहाँ पर लीस्ट है। तो इसमें क्या हो गया, D के केस में क्या होगा, D के केस में मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि N1 लीस्ट है। N1 क्या है, लीस्ट है। इन चारों कंपेयर करेंगे तो अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो डेल्टा एन नहीं चाहिए, डेल्टा एन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेमन सीरीज है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये सारे के सारे क्या है, विजिबल है। क्या बेटे, विजिबल है। तो डी का कंपैरिजन ए बी सी के साथ करने का मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिकली डी बड़ा है। और श्योर अबाउट दैट। लेकिन जो 5, 7, 8 है, इसमें क्या है, इसमें जो आपके पास विजिबल सीरीज है, ऑब्वियस है अल्ट्रावायलेट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डेल्टा एन कहाँ लगाएंगे आप, ए बी सी में, तो डी दी मैक्सिमम है, ये तो पक्का पता लग गया। तो डी मैक्सिमम एनर्जी का आ गया, ठीक है। तो अब आप इसमें डेल्टा एन चेक कर लीजिए। तो डेल्टा एन यहाँ पर क्या आएगा, तो इस केस में डेल्टा एन, क्योंकि अब इसमें आप डेल्टा लगाएं, क्योंकि इन केस में क्या है, N1 सेम है, सब में सेकंड N1 की वैल्यू, यस और नो। तो पहले केस में, अब इसमें डेल्टा एन किसमें है, इसमें डेल्टा एन की वैल्यू नहीं है, इसमें डेल्टा एन 6 है, इसमें डेल्टा एन 5 है, इसमें डेल्टा एन 3, ठीक है ना। इसमें डी की एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ क्या होगी, सी से होगी। डी और सी में जो कंपैरिजन है डेल्टा एन का नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि N1 सेम नहीं है। जहाँ N1 सेम नहीं है वहाँ छोटे वाला बड़ा ही होगा एनर्जी में, चाहे जो मर्जी होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट, श्योर। तो आंसर है प्रीटी मच श्योर। देखिए, अब क्वेश्चन चेक करना आपको कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम N4 to N2 इन केस ऑफ हीलियम आयन। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हाइड्रोजन किया है। तो हीलियम वाले केस में क्या होगा, हीलियम आयन में सबको मालूम है Z की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर Z की वैल्यू 2 से मतलब, तो हमने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी। और तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने याद किया हुआ है, 3.29 10⁻15 1/N1 स्क्वेयर बाय N2 स्क्वेयर इंटू Z का स्क्वेयर जूल्स। तो आंसर आ गया 1.29 10⁻15। तो N1 कितना है यहाँ पे, आंसर है 2 का स्क्वेयर। यहाँ पे कितना बेटा, ये आ गया 4 का स्क्वेयर, और Z नहीं है 2 का स्क्वेयर। तो ये 1.29 10⁻15, ये 1/4 है, ये 1/16 है, ये 4 है। अब आप इन दोनों में से देखिए 1/4 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, 3.29 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 - 1/4 × 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। देखिए दोबारा समझिए, ये 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। श्योर अबाउट दैट। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये दोनों 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, नेट आंसर
3.29 10^15 इंटू 1/4 से तो 3/4 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 3.29 10^15 इंटू 3/4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल और 4 1 द 1 कट गया ये। तो आंसर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ये। ठीक है, श्योर क्लियर हो आपको ये बात। तो वंस यू गेट द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अब आप एनर्जी निकालना कौन सा मुश्किल है। एनर्जी वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, यस और नो। तो एच ही आ जाएगा 6.63 10^34 और फ्रीक्वेंसी आएगा 3.29 10^15 इंटू 3/4, ये जूल्स आ जाएगा। तो दैट इज द ट्रांजिशन एनर्जी। क्लियर हो आपको ये बात। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो आंसर है प्रिटी मच, वेरी मच। देखिए वो कह रहा है यहाँ पे द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इज दिस मच 656। कह रहा था सेकेंड लाइन की और लिमिटिंग लाइन की वैल्यू आप निकालिए। क्या कह रहे हैं वो, सेकेंड लाइन की और उसकी वेवलेंथ आप निकालिए। आर यू श्योर अबाउट दैट। अरे क्लियर है बेटा आपको ये बात। तो छोटी सी बात आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा, चेक इट। देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। तो बाल्मर में जो N1 है वो 2 होता है सेकंड, क्योंकि नीचे उसके लेमन होता है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आया। तो यहाँ N2 की वैल्यू 3 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन बोली या अल्फा लाइन बोल दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 to 2 आया, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट लाइन N2 की वैल्यू होगी N1 + 1। तो आंसर आ जाएगा 2 + 1 कम्स आउट टू बी 3। और N1 कितना है, यहाँ पर 2 है ये। तो आंसर आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N1² N2² Z²। तो लैम्डा दे रखा है 656 नैनोमीटर। N1 के लिए नहीं है यहाँ पे, तो आंसर है 2 का स्क्वायर और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, क्लियर। तो 1/4 और 1/9 हो गया। यह 1/656 नैनोमीटर RH 1 कितना बेटे चेक कीजिए, 1/4, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम दे रखा है। कितना दे रखा है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना बेटे, श्योर। तो ये 1/4 हो गया, ये 1/9 हो गया। तो एलसीएम इतना आ गया 36 और ऊपर आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सेकंड लाइन। क्या बोल रहा है बेटे, तो ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया। सेकंड लाइन में N2 कितना होगा, तो आंसर है N1 + 2 कितना आ गया 3। ठीक है, सॉरी 2 + 4 आ गया। कितना आ गया बेटे यहाँ पे 4 आ गया। 2 + 2 becomes 4, क्योंकि N1 के लिए कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर के लिए वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है ना, हर एक केस में वैल्यू N1 + 2 होगी। ठीक है, तो N1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि वो बाल्मर सीरीज है। तो आंसर आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बाहर तो 1 का स्क्वायर खैर है ही है। तो 1/λ कितना हो गया, RH 1/4/1/60। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ऐसा करने पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, RH
कितना आ गया यहाँ पे 3/16, 3/16 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर 2 आ गया। तो करेंगे 1/2 कर दीजिए, 1/2। तो ये आ गया 1565 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू कितना यहाँ पे 5/36 RH। ठीक है, और तीसरे केस में क्या आएगा? दूसरे केस में आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3/16। तो ये RH से आर कैंसिल होगा, तो लैम्डा के लिए कितनी आ गई यहाँ पे λ/656 नैनोमीटर इज इक्वल कितना यहाँ पे, तो 5/36 इंटू 16/3। क्लियर आपको बड़ी बात? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/9 इंटू 4/3। क्लियर? श्योर अबाउट दैट? तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी इंटू 656 नैनोमीटर की। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर हम वापस आंसर आएगा आपके पास 485.9 नैनोमीटर। क्लियर बेटा आपको ये बात? तो आप लिमिटिंग लगा करके देखिए खुद ही कैसे करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग लाइन में क्या होगा, n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर आपको ये बात? तो कैसे करना है मालूम पड़ गया कि एक ही वैल्यू मालूम हो दूसरे के साथ कंपेयर करके निकाल लीजिए। श्योर? देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज 5th एनर्जी लेवल, कंपेयर दिस एनर्जी विद द आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखिए आयोनाइजेशन में क्या होगा, इन केस ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, जो N2 की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाती है। और इसको रिपोर्ट दैट क्लियर नहीं किया आपको? तो जब N2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो हमारे पास जो डेल्टा E की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो आएगी 13.6 1/n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो डेल्टा E 5th ऑर्बिट में कितनी आ रही है, तो ये 13.6 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो हमारे पास जो डेल्टा E5 आया कितना है बेटे, वो आया 13.6 इंटू 1/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब कह रहा है इसको कंपेयर कीजिए किससे, जब वो ग्राउंड लेवल पर है, तो उसमें डेल्टा E1 कितना आ जाएगा, तो 13.6 1/n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर z स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे है तो कितना आ गया 13.6 1/1 का स्क्वायर इंटू 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। आंसर आ गया 13, मतलब 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप डेल्टा E1 बाय डेल्टा E2 को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा 13.6 बाय 25। तो कितना आ गया 25 टाइम्स। तो ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना 25 टाइम्स मोर कॉस्टली है देन
if the electron present in what fifth orbit. Are we sure about that? Clear? हमेशा याद रखिए इस बात को, किस बात को, कि जहाँ कहीं भी आयोनेशन होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में n2 इन्फिनिटी बना जाएगा. क्या बना जाएगा? इन्फिनिटी. श्योर अबाउट दैट? क्लियर है बेटे आपको ये बात? ये NCERT क्वेश्चन नंबर 2.14 है. ठीक है बेटे. अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बेटे कह रहा है. NCERT क्वेश्चन नंबर 2.15. तो मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था. ये होता है n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर बेटे आपको ये बात? तो ये है 6 माइनस 1 प्लस 1 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2. क्या आंसर आ गया? 6 into 5 by 2 comes out to be 15. So there are 15 spectral lines are there. ठीक है. दूसरा मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला क्या था आपके पास? कुछ याद है बेटे आपको? वो था समेशन 1 to डेल्टा एन ऑफ डेल्टा एन. कि आप डेल्टा एन निकाल लीजिए. तो डेल्टा एन के लिए यहाँ पर क्या है? 1 to 6 to 1 कितनी आ गई? 5 आ गई. तो समेशन ऑफ 5 आ गया. तो कितना आ गया? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 6. और ये कितना आ गया? 9. कितना आंसर आ गया? 15. श्योर अबाउट दैट? इजी? दैट इज़ टू इजी. क्लियर है बेटा आपको ये बात? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी NCERT का है. क्वेश्चन 2.17. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है वेव नंबर बताइए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब एनर्जी मिनिमम होती है, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है. तो ये केस कब होता है? जब n2 की वैल्यू n1 प्लस 1 होती है. तो बाल्मर के केस में क्या होगा? बाल्मर के केस में n1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि यही होता है विजिबल रेडिएशन में. ऑब्वियस है n2 के लिए नहीं होगी. तो आंसर है n1 प्लस 1 दैट इज़ 3. तो वेव नंबर आपको निकालना है. वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा RH 1 बाय n1 स्क्वेयर n2 स्क्वेयर z स्क्वेयर. z1 है क्योंकि लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम. ठीक है. तो आंसर क्या आ गया? वेव नंबर इज इक्वल टू RH 1 बाय 2 का स्क्वेयर बाय 1 बाय 3 का स्क्वेयर इंटू 1 का स्क्वेयर. कितना आ गया? RH 1 बाय 4 1 बाय 9 RH 5 बाय 36. आर यू ओके विद दैट? ये जो नंबर है ये आपका मीटर इनवर्स में आएगा. आंसर आ जाएगा 1.09677 10 पावर 7 इंटू 5 बाय 36 मीटर इनवर्स. दैट इज़ वेव नंबर. आर यू श्योर? तो कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 1.523 इंटू 10 पावर 6 मीटर इनवर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए. श्योर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी NCERT का ही है. कह रहा है विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज एज इन हीलियम आयन फ्रॉम N4 to N2. ये हमें चेक करना है. ठीक है बेटे कि नहीं? क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बात अगर हम समझ जाएं यहाँ पे तो कैसा करना पड़ेगा? क्योंकि वेवलेंथ इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेवलेंथ इन हीलियम आयन है. तो चेक करते हैं यहाँ पे.
तो इनका वेवलेंथ का इन्वर्स भी सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा RH 1/n1 स्क्वेयर n2 स्क्वेयर z स्क्वेयर। इसमें भी आ जाएगा RH n2 स्क्वेयर z स्क्वेयर। तो RH से RH कट जाएगा, श्योर अबाउट दैट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/n1 स्क्वेयर बाय n2 स्क्वेयर। तो ये 1 का स्क्वेयर हो जाएगा हाइड्रोजन में। हीलियम में वैल्यू है 2 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर जाएगा 1 का स्क्वेयर बाय n2 का स्क्वेयर, 1/4 1/16/4। तो यहाँ 1/4 से 4 कट गया। क्लियर? और श्योर अबाउट दैट। तो अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 to 1/4। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर। तो n1 1 हो गया और n2 2 हो गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वही जो वेवलेंथ हीलियम में 4 to 2 मिलती है, हाइड्रोजन में 2 to 1 मिलेगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? दैट इज टू इजी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो सिंपल सी बात बताऊँ, हाइड्रोजन लाइक कौन कौन होगा? हीलियम +1, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ। इसमें Z की वैल्यू 2 है, इसमें Z की वैल्यू 3 है, Z की वैल्यू 4 है। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सब में एक ही है, 1 1 1। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो होगी 2.18 10⁻⁻18 Z स्क्वेयर। ठीक है, तो आप लगाते जाइए, मिलती जाएगी आपको। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर आपको ये बात? जैसे कोई पूछे आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम आयन, अच्छा अगर इसको मॉडिफाई करना है तो n स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब n अगर 1 होगा तो फिर ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? तो हीलियम आयन के लिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2.18 10⁻⁻18 2/1 का स्क्वायर जूल्स। तो 2.18 10⁻⁻18 इंटू 4 आ गया। ये वैल्यू क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4। 4 क्या है यहाँ पे? Z स्क्वायर। इसमें मतलब क्या हो गया? किसी भी एटम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंटू Z स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। प्रोवाइड दैट n1 इज सेम। प्रोवाइड क्या होना चाहिए? n1 की वैल्यू वहाँ पर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वहाँ पर सेम होनी चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है यहाँ पे? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। 2.18 10⁻⁻18 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर आ गया आंसर। श्योर अबाउट दैट और नॉट? ऐसी बेरिलियम के लिए क्या करेंगे आप?
आ जाएगा 2.18 10⁻−18 4 का स्क्वायर जूल पीछे लग जाएगा। ठीक है, ईजी, दैट इज़ टू ईजी। क्या बेटा यहाँ पर बहुत ईजी है।